बातचीत करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक पाबंदियों के खिलाफ शुरू हुआ जेनजी का विरोध प्रदर्शन पिछले 2 हफ्तों में देश भर में आंदोलन का रूप ले चुका है। ईरान में बीते 2 हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है, जिसमें अब तक 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। और इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दे दी है, जहां न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर हमला करती है तो ट्रंप पर सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा था कि ईरान आजादी की ओर देख रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। और देखिए, यहां पर कहीं ना कहीं जंग जो है वो अंतिम रूप लेता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ईरान अब युद्ध की स्थिति में है। ट्रंप की कही जा रही है अब आखिरी फोन कॉल का इंतजार है, यानी कि अब शायद ट्रंप ईरान पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए लगातार ट्रंप कह रहे हैं। अगर हम बात करें, खामेनेई के विरोध में जेनजी सड़कों पर है। यहां तक यह भी खबर सामने आई कि अब तक 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। यह दिखा रहा है कि अब ईरान में सबसे बड़ी जंग की आग सुलग रही है। खामेनेई को जाना ही होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश अमेरिका का हस्तक्षेप सामने आ गया है। और इसी पर आपको बता दें, लगातार ये जानकारी सामने आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर सैन्य हमले की संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि लगातार ट्रंप ने ईरान में जेनजी के प्रदर्शन शुरू होने के बाद ही खामेनेई को चेतावनी दी थी कि ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों को निशाना नहीं बनाएगी, प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी नहीं करेगी। लेकिन अगर खामेनेई ने ट्रंप की चेतावनी को अनसुना कर दिया तो ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी कर दी। अब तक 217 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और 2600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, लगातार ये जंग की आग सुलग रही। सबसे बड़ी आपको बात बता दें दर्शकों, देखिए ईरान की जो लड़ाई है वो केवल अपने देश तक सीमित नहीं है। इसमें पूरा मिडिल ईस्ट आग की लपटों पे दिखाई दे रहा है। और बात करें तो यहां ये भी बातें सामने आ रही है कि अब खामेनेई का विकल्प तैयार है। जाहिर सी बात है, रजा पहलवी, और कहा जा रहा है कि वो देश लौटने को संदेश दे चुके हैं। और चलिए इस पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का हम एक बार तारीफ कराना चाहेंगे। बता दें आपको, बहुत स्वागत है मेजर जनरल जेके बंसल जी का, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है सर। और आपसे मैं पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि क्या अब ट्रंप अब एक्शन जारी करने वाले हैं? मतलब देखिए, अब तक कहा यही गया ट्रंप के द्वारा कि हम गोलीबारी करेंगे और अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या होती है तो हम एक्शन लेंगे। क्या सर लग रहा है कि आज की रात अंतिम है? नमस्कार सृष्टि, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। काफी चांसेस हैं, संभावना है कि आज रात कोई एक्शन हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की डेल्टा फोर्स और B-2 बॉम्बर वहां पे पहुंच गए हैं। इसके अलावा पहले से 5th फ्लीट वहां पर है। इन सब बातों को देखते हुए अभी संभावना ये है कि उसमें अटैक कर सकता है आज जो है अमेरिका ईरान के ऊपर में, और इजराइल उसका साथ देगा। उसमें उनके जो मिसाइल ठिकाने हैं, जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं, जो उनकी लीडरशिप है, ये भी हो सकता है। और चांसेस ये भी हैं कि हो सकता है खामेनेई का अपहरण भी करा दिया जाए, जैसे कि मदनू का हुआ है। तो इस प्रकार से देखते हुए वहां पर अब पूरी तरह से अमेरिका ने एक ठान लिया है कि ईरान से जो खामेनेई के शासन का बिल्कुल अंत करना है। जब से ये लड़ाई चल रही है, जो जून के महीने में जब लड़ाई हुई थी 12 दिन की, उसके बाद से ही इजराइल ने और अमेरिका ने सोचा हुआ है कि ये भी एक अल्टरनेटिव है, ऑप्शन है कि खामेनेई की जो रिजीम को चेंज कर दिया जाए। क्योंकि कई बार कोशिश किया अमेरिका ने कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे, लेकिन ईरान इस पर अड़ा रहा, और अड़ा रहने के कारण से इनके ऊपर इतना बुरा सैंक्शन लगा हुआ है। अब इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है, रियाल की वैल्यू नहीं रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है। सबको देखते हुए और जिस तरह के वहां पे अत्याचार किए जा रहे हैं, जो वहाँ के लीडर्स हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन सबको देखते हुए और इन्होंने जो अपने देश की सारी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, हुती, हमास और हिजबुल्लाह पर खर्च करके अब उनको तो कमजोर कर दिया है इजराइल ने। तो इस समय जो है बड़ा अटैक होगा इसके पास में, और ये जो है लास्ट डेज है, जबकि
ये खामनेई का जो शासन है उसका अंत हो जाएगा और रजा पहलवी यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि आजकल प्रदर्शनकारी जो है, पुराने जमाने में जब पहलवी का शासन था, जी। वो वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि कितना अच्छा था, कितनी ओपननेस थी, सब कुछ जो है काफी लिबर्टी थी। और आज की तारीख में वहाँ इतना सख्त कानून है, उसमें जो वहाँ खातन है, औरतें, वो हिजाब जला रही हैं, और इनका जो इतना सख्त जो कट्टरवादिता है, उसकी वजह से ईरान को जो ये सब खामियाजा उठाना पड़ेगा। और अब जो है ये चाहते हैं वहाँ के ईरान के लोग के सत्ता बदल जाए, जिसमें कि उनकी कोई मदद नहीं कर सकता इस समय ईरान की। ना ही तो उनके साथ में भी रशिया आने वाला है, ना चाइना आने वाला है। उनके हालात बहुत खराब हैं, तो बहुत जल्दी इनका अंत हो जाएगा। जी। और अभी जो ऑप्शन दिए गए हैं, हालांकि खामनेई को, जो वहाँ के रजा पहलवी प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने कहा जो है खामनेई को कि आप चाहें तो सेफली अभी चले जाइए रशिया। जी। तो अब या तो वो चले जाएंगे सेफली, अगर खामनेई नहीं जाते हैं तो हो सकती है वहाँ की जनता ही उनको घेराव करके वो पकड़ ले, और नहीं तो अमेरिका भी पकड़ सकता है। तो इस तरह से हालात इस समय बहुत बेकाबू हैं। हालांकि ईरान ये धमकी देता रहता है कि जी हम अटैक करेंगे, हम जवाब देंगे। वो जवाब क्या देंगे भाई? वो कहते हैं हम जो है जितने अमेरिका के बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, पिछली बार इन्होंने कतर पर कर दिया था एक अटैक, तो क्या कर लिया उसमें? या बिल्कुल। इनकी फ्लीट्स हैं, तो अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। अब की बार जो है इसराइल का जो पिछली बार एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ा था, उन्होंने भी अपने आप को काफी तैयार कर लिया है। और जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, तो ईरान के पास कोई एयर डिफेंस नहीं था। तो इस प्रकार से पूरा ईरान बड़ा जो है वो डिफेंसलेस है। और ये जो लड़ाई खत्म हो जाएगी जल्दी, जो ईरान ने सोचा हुआ था कि वो खत्म करेंगे इसराइल को, तो इसराइल के पास में ये मौका है कि अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए वो ईरान के शासन का खत्म कर दे। बैक सर, टू यू सृष्टि। सर आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि यहां पर ईरान के पास उतनी ताकत नहीं है। एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगी, संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों की जानकार है। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। और आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि क्या अब जो जंग है, हमने अभी बात की, अब जनरल साहब भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका अपनी अंतिम चेतावनी देने के बाद हमले कर सकता है, और यहां पर ईरान की पूरी ताकतें खत्म होती दिखाई दे रही है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो युद्ध के हालात हैं, अब क्या आने वाले हफ्ते में हम बहुत बड़ी कार्रवाई देखने के बाद एक आर्थिक मंदी पूरे दुनिया में देखते नजर आएंगे? क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ईरान की जो 1979 से चली आ रही इस्लामिक जो रिजीम है जी। वो अपने सबसे बड़े संकट के दौर में है, इसमें कोई बिल्कुल। दो राय नहीं है। और ये जो संकट है, वहां पर जो आर्थिक जो स्थिति जिस तरीके से बिगड़ी है, मुद्रास्फीति की जो दर है वो आकाश छू रही है, बिल्कुल। रिटेल वस्तुओं के जो दाम है आकाश छू रहे हैं, रियाल का अवमूल्यन डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा हो चुका है, लोगों को दैनंदिन जो उनके इस्तेमाल की जो वस्तुएं हैं वो ठीक तरीके से अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। और ऐसे में जो लोगों का जो गुस्सा है वो आर्थिक संकट की वजह से और जो सड़कों पर फूट पड़ा है। और ये जो गुस्सा है, ये जो असंतोष है, ये जो विद्रोह है, उसमें जो पहले से असंतुष्ट ईरान के जो बड़े संख्या में जो धड़े थे, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो लोकतंत्र की मांग करने वाले, शाह के शासन की मांग करने वाले, जो पुराने जो असंतुष्ट लोग हैं, वो सभी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और ईरान को अंदर से ही चौतरफा तरीके से वो घेर रहे हैं। और इन प्रदर्शनकारियों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल का जो डीप स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की CIA और इजराइल की जो मोसाद है, वो भी पूरा समर्थन अपना देती हुई दिखाई दे रही है। और अब तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे मिलिट्री इंटरवेंशन की बात कह दी है। तो ऐसे में ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इनके जो मंसूबे हैं और अधिक जाहिर है कि बुलंद होंगे और ये और भी अधिक बड़े तरीके से अपने प्रदर्शन को करेंगे। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस्लामिक रिजीम की आज ये जो गति दिखाई दे रही है, इसके लिए ये जो 1979 से चली आ रही इस्लामिक रिजीम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने जिस तरीके से वहां पर महिलाओं के ऊपर दमन किए, हमने वो तस्वीरें देखी थी कि जब महसा अमीनी नामक एक युवा ईरानी महिला को वहां की एक तथाकथित मोरालिटी पुलिस, जो कि सारे इमोरल कार्य करने के लिए जानी जाती है, कुख्यात है, उसने उनको डिटेन किया था और उस डिटेंशन में उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद भी एक बड़ी संख्या में महिलाओं का जो प्रदर्शन है वो ईरान की सड़कों पर फूट पड़ा था। और ईरान में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ईरान में जो विद्रोह और प्रदर्शनों का जो दौर है वो समय समय पर होता रहा है। और ईरान के जो इस्लामिक रिजीम के ये शासक हैं,
उसको ब्रूटली क्रैक डाउन करते हैं। आज भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति काफी बिगड़ चुकी है, क्योंकि आर्थिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के घरों में अगर चूल्हे नहीं जलेंगे, लोगों के भूख और उनके पेट की जो आग है वो तब तक अगर उससे पैदा हुआ जो विद्रोह है वो जाहिर है कि ईरान के और या किसी भी तानाशाह के लिए ऐसे विद्रोहों को रोक पाना बहुत ही दुष्कर रहा है। इसी वजह से मेरा मानना है कि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वर्तमान समय में ईरान की इस्लामिक रिजीम को चौतरफा घेर रहे हैं, और उसके वो ये जो इस्लामिक रिजीम है आने वाले समय में कोलैप्स हो सकती है, इस बात की संभावना जरूर दिखाई देती है। ठीक है, एक बार मैं जानना चाहूंगी, शरद कोहली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्थशास्त्री के तौर पर। सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और देखिए, हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि जो स्थिति ईरान की हुई है उस पर अब क्या असर होने वाला है। मैं पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी सर, ये बताइए, आप तेल की कीमतों में, देखिए चूंकि आप अर्थशास्त्री अच्छे से समझाएंगे दर्शक को, तेल की कीमतों पर कितना ज्यादा, कितना व्यापक असर पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए सर, युद्ध अब चरम सीमा पर है। नमस्कार आपको, संजीव को और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को। देखिए, तेल की कीमतों पर फिलहाल जब तक अमेरिका इन्वेजन नहीं करता है जी, तब तक तो इतना असर नहीं दिखेगा। हमने वेनेजुएला के बाद थोड़ा असर देखा। तेल की कीमतें $62-63 प्रति बैरल के आसपास इस समय चल रही हैं। जी, तो तेल की कीमतें, अगर अमेरिका ईरान पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है तो अमेरिका कंट्रोल करेगा ईरान की सप्लाई, अपने किसी व्यक्ति को वहां पर बिठा देगा। तो अगर उसने सप्लाई रेगुलेट करने की कोशिश करी या अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को देने की कोशिश करी, हालांकि अमेरिका का मैं मानता हूं कोई दोस्त नहीं है, बिल्कुल, तो थोड़ी आपको कीमतें यहां से ऊपर आती दिख सकती है। परंतु मैं साक्षी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भले ही ईरान ने गलतियां करी, ईरान ने ऑयल पर अपनी निर्भरता बढ़ा ली आर्थिक तौर पर, और अपने लोगों को ऑल्टरनेट इंडस्ट्री डेवलप करने की, यानी कि विकल्प ढूंढने की प्रयास पिछले चंद सालों में नहीं किया, और ईरान पर सैंक्शंस भी बहुत लगे। परंतु मैं इस हालात के लिए अमेरिका को भी जिम्मेवार मानता हूं। अगर आज ऐसी हालत है तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में तेल की डिमांड खत्म हो गई। भले ईरान ने डिपेंडेंस लगाई, पर अमेरिका ने इस कदर सैंक्शन लगाए कि आज उनकी करेंसी जो है वो बुरी तरह से रियाल गिर चुका है। मेरे मित्र हैं यूएई में, उन्होंने मुझे बताया, उनके ईरान में आगे मित्र हैं, कि लोग बोरी भरकर रियाल ले जाते हैं और मुट्ठी भरकर सामान लेके आते हैं। इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं साक्षी, यानी कि इन्फ्लेशन, जितनी बार आप दुकान पे जाएंगे आपको कीमतें बड़ी मिलेंगी। तो अभी फिलहाल तेल की कीमतों में जब तक अमेरिका की तरफ से हमला नहीं होता या अमेरिका की तरफ से इस पूरे गतिरोध को, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, जिसका सुनने में आ रहा है कि जल्द हो सकता है, तब तक आपको तेल की कीमतें ऐसी दिखेंगी। बट जिस दिन होता है उस दिन तेल की कीमतें उछाल मार सकती हैं और फिर धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी। साक्षी, ठीक है, एक बार मैं लौटना चाहूंगी जेके बंसल जी के पास, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। सर, ये बताइए, अगर हम युद्ध की स्थिति में अंतिम झोंक देख रहे हैं अमेरिका की ओर से, तो सबसे बड़ी बात, ईरान भी तो कुछ करेगा ना। अगर हम बात करें ईरान की ताकतों पर, तो सर आप ईरान की ताकतों को कैसे समझाना चाहेंगे? क्या ईरान कुछ अटैक्स ऐसे करेगा कि अमेरिका को भी चोट हो और ये समझ में आए कि केवल आप ही शक्तिशाली कंट्री नहीं है, ईरान भी कुछ ताकत रखता है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत आपने अच्छा ये प्रश्न पूछा एनालाइज करके। जो वहां पर IRGC है वो उनकी फोर्स है, पर आप ये देखिए इस समय IRGC जो है वो दमनकारी नीति में लगी हुई है। बिल्कुल। दूसरा, जो इनके मिसाइल, अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं, काफी मिसाइल डेवलप की हैं, ड्रोन भी काफी डेवलप किए हैं जो ईरान ने। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब पिछली बार जून के महीने में लड़ाई हुई थी तो ईरान ने इजराइल को चौंका दिया था। जिस तरह से वार किया था, उनका आयरन डोम और सारे डिफेंस सिस्टम गरमा गए थे और काफी नुकसान इजराइल को पहुंचाया था। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका का इन्होंने कतर के बेस पे अटैक किया था, वो भी अमेरिका ने ऐसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया था, रिटेलिएट कर सकता था अमेरिका। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास ज्यादा डैमेज ये अब कर पाएंगे, क्योंकि कारण उसका ये है कि इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। और जब एयर डिफेंस सिस्टम कुछ जो हैं गिने चुने S-300 या S-400 रशिया से लिए हुए हैं वो उनके पास होंगे, तो इस तरह से जो एक अटैक होगा अब की बार जो अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, और अब हो सकता है वो न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक करें, लेकिन उनका मेन एम होगा सत्ता को, रिजीम को चेंज करना। अगर रिजीम चेंज हो जाती है और यहाँ पर रजा पहलवी आ जाता है तो उनकी मनमर्जी के शासक होंगे, फिर तो ऐसी न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और कहने को तो हम जो है, जो काफी बड़ी बड़ी बातें जो है वो भी कह रहा है ईरान के भी कई
जो अफसर हैं या जो उनके लोग कह रहे हैं कि जब हम 24 घंटे में वो न्यूक्लियर बम बना लेंगे, हमारे पास में 24 घंटे में बन भी जाएगा, तो कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन ईरान के पास में कोई इस समय शक्ति नहीं है। और फिर एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये बताना चाहूंगा कि जो युद्ध है और जितने लड़ाई लड़ी जाती है उसके लिए एक पैसे की जरूरत होती है। जो बजट अमेरिका का है डिफेंस का, वो सर पैसा कहाँ से आएगा ईरान के पास? जी हाँ, तो ईरान का तो खजाना खाली है, उनके पास तो कुछ है नहीं। और जब उनके पास ऐसी स्थिति में नहीं है, और टेक्नोलॉजी अमेरिका की सुपीरियर है, टेक्नोलॉजी इजराइल की सुपीरियर, तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि ईरान कहीं टिक पाएगा। हालांकि वो हर तरह की धमकी दे रहे हैं, कहना पड़ता है, कहेंगे भी वो। अभी देखिए जो इंग्लैंड के अंदर में, यूके में भी उनका जो एम्बेसी है, ईरान की एम्बेसी में, वहां पे झंडा बदल दिया गया है। सूरज और जो शेर का निशान है जो कि पहले यहाँ पर रजा पहलू का होता था, उसको चेंज कर दिया गया है। तो अब इनके लोग ही इतने इनके साथ में जो है। और एक और बात चल रही है, वो ये है कि जैसे बताया अभी संजीव जी ने भी बताया कि इसमें जो मोसाद और CIA काम कर रहा है, और अब जो हो सकता है हथियार गिरा दिए जाएं और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हथियार दे दे अमेरिका और इजराइल, और तो जो वो सामना कर सके। क्योंकि बहुत बुरी तरह से जो है IRGC उनके ऊपर आ रहे हैं। 217 तो ऑफिशियल है, कहते हैं 2000 तक लोगों की मृत्यु हो गई है, इंटरनेट काट दिया गया है। और अब स्टारलिंक का जो है वहां पे कम्युनिकेशन दिया जाएगा उसमें ईरान के अंदर में। तो जो स्टारलिंक का कम्युनिकेशन जब उनको मिल जाएगा प्रदर्शनकारियों को, तो वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। बैक टू यू सर। ठीक है सर, आप तीनों बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा लगातार करेंगे, क्योंकि देखिए अभी दुनिया का सबसे वैश्विक मुद्दा यही बना हुआ है और सबकी नजरें पूरी दुनिया की यही टिकी हुई है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच जो होगा उससे पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्या 2026 की यही शुरुआत है? क्या 2026 में यही अंत होने वाला है? और चलिए आपको हम 2 तस्वीरें दिखाएंगे। अब चलिए, ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग छिड़ी है, इस पर जो यंग जनरेशन है ईरान पर, अब आपको हम बताएंगे 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां देखिए लगातार आगजनी, ईरान में 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। और पहली अगर हम बात करें, प्रदर्शनकारियों को छुआ तो छोड़ेंगे नहीं, अमेरिका का बयान है। आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से समझाएंगे कि आखिर ईरान के हालात के बाद अब अगला एक्शन प्लान क्या तैयार होने वाला है। बता रहे आपको, पहली तस्वीर में ट्रंप की खामेनेई को चेतावनी आप देख पा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों की यहां स्थिति दिखाई जा रही है। आगजनी हो रही है, हिंसा भड़क रही है, और अब तक संख्या बल की बात करें 217 नागरिकों की मौत। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, और यह आंकड़ा दिखा रहा है कि अब देश बहुत खराब स्थिति में जा पहुंचा है। अब आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़कों पर करोड़ों ईरानी, पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर देखिए, यहां प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है। तीसरी तस्वीर, इस्लामिक रिपब्लिक का विरोध। देखिए, आपको लगातार 6 तस्वीरों के माध्यम से समझा रहे हैं। चौथी तस्वीर, जेनजी ने हथियार उठा लिए हैं। सबसे बड़ी तस्वीर अब तक की ईरान से, जेनजी के हाथ पे हथियार है। चौथी तस्वीर ध्यान से देखिए दर्शकों। पांचवी तस्वीर, खामेनेई की तस्वीर जलाई जा रही है, वो भी सिगरेट के माध्यम से। मतलब अगर हम युद्ध की चरम सीमा की बात करें तो यह बिना जवाब के होगा। और छठी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तेहरान में विरोध प्रदर्शन कत्लेआम के तौर पर आ रहा है। यानी देखिए, यहां पर पूरा ईरान जल रहा है। आपको तस्वीरों के माध्यम से लगातार समझा रहे हैं, जहां अगर हम बात करें तो कई ऐसे सवाल इसमें उठते हैं, कई ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तो हालात क्या बिगड़ सकते हैं? 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। वेनेजुएला पर ट्रंप के हमले के बाद से ही दुनिया 2 खेमों में पहले ही बट चुकी है। अब इन हालातों में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के हालात में भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल है, हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर एक नजर डालते हैं। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय वार्ता में क्या असर। अप्रैल 2024 मार्च 2025 तक ईरान भारत में व्यापार क्या क्या हुआ है और किस तरीके से आगे असर पड़ेगा। 1.68 अरब डॉलर तक पहुंचता था द्विपक्षीय व्यापार। एक बार ध्यान से देखिए जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। अगली बार आते हैं, भारत ने 1.24 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया। आगे सुनते जाइए। अगर हम बात करें, भारत ने 0.44 अरब डॉलर का आयात किया। यह आपको हम द्विपक्षीय वार्ता समझा रहे हैं,
ताकि ईरान के साथ हमारे कैसे संबंध है व्यापार के दृष्टिकोण से और आगे इस पर क्या खासा असर पड़ेगा उसको समझा रहे हैं। भारत को 0.80 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस मिला है। ये देखिए बड़े सवाल है, सरप्लस भी मिला है। और ऐसे में अब अगर अमेरिका के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो आगे अप्रैल 2024 की बात करें, मार्च 2025 तक तो ईरान भारत में व्यापार, एक बार आपको हम स्थिति दिखाते हैं। भारत से निर्यात और ईरान से आयात कितना, चावल, चाय, चीनी, और ईरान से आयात क्या क्या हुआ, सूखे मेवे, अकार्बनिक। भारत से निर्यात ईरान को दवाइयां और कृत्रिम फाइबर, और ईरान से आयात हमने क्या किया, कांच के बर्तनों का। आगे सुनिए, विद्युत मशीनरी भारत से निर्यात हुआ है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। एक बार ग्राफिक्स ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएंगी कि आखिर दो पक्षीय वार्ता में ये पूरी कंक्लूजन, पूरी तस्वीर क्या है। ज्यादा आयात ईरान से जो हमने आयात किया है, और इसके साथ ही अगर आपको हम बता दें द्विपक्षीय खेमे में और वार्तालाप के बीच में ईरान और भारत की जो तस्वीर है बीते साल की, यानी हम अभी करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बीते साल यानी 2024-25 में क्या क्या हुआ है वो आपको समझा रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए मेजर जनरल AK बंसल साहब, जिसके साथ शरद कोहली जी अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़े हुए हैं, और संजय श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं दूसरा सवाल लूंगी संजय श्रीवास्तव सर आपसे, ये बताइए रशिया और चाइना ये दोनों देश अभी खुलकर मुखर हो चुके हैं। बात की जाए ट्रंप भी डरे हुए हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि ट्रंप शक्तिशाली है तो ट्रंप डरे हुए नहीं है। ट्रंप अगर डरे हुए नहीं होते तो जब ईरान में इतने लोगों की मौत हो गई तब क्या कर रहे थे, 217 मौतें क्यों होने दी। तो सर एक बार आप समझाइए कि अगर रशिया और चाइना ट्रंप के सामने आते हैं फिर ट्रंप क्या करेंगे। देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बात की संभावना कम दिखाई देती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजेगा। हाँ। क्योंकि अमेरिका का जो बूट्स ऑन द ग्राउंड का भेजने का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके अनुभव अमेरिका को अच्छे नहीं रहे। चाहे वो 2003 का जो यूएस का जो लार्ज स्केल मिलिट्री इन्वेजन सद्दाम हुसैन के रिजीम को बदलने के लिए अमेरिका ने किया था, उसमें अमेरिका वहां गया तो जरूर, लेकिन उसको आते आते उसको लगभग एक दशक का समय लगा, और अमेरिका को अपने कम से कम 4400 सैनिकों की जानें गंवानी पड़ी, और कितने के अंग भंग हुए, कितने घायल हुए। तो और अमेरिका को एक लंबा समय वहां से लगा, क्योंकि इंसर्जेंसी शुरू हो जाने के बाद अमेरिका की फोर्सेस वहां से विड्रॉ नहीं कर सकी। उसी तरीके से जब अमेरिका ने तालिबान की रिजीम चेंज की थी तो उस समय भी अमेरिका का जो मिलिट्री इंटरवेंशन था, हालांकि वो जस्टिफाइड था क्योंकि 9/11 का सबसे बड़ा आतंकी हमला अमेरिका पे हुआ था, लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान में गया तो जरूर, लेकिन अमेरिका को वहां से निकलने में 20 वर्षों का समय लगा, और वो रातों रात वहां से उसको भागना पड़ा था। तो ये जो पूरी अमेरिका के लार्ज स्केल बूट्स ऑन द ग्राउंड का जो उसका एक्सपीरियंस है अमेरिका का, अच्छा नहीं है। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में ईरान के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यदि जाहिर है कि कोवर्ट तरीके से CIA और मोसाद के माध्यम से वो सारी जो सपोर्ट है वो निसंदेह प्रोवाइड करा रहा है। ये दिखता है स्पष्ट रूप से कि अमेरिका की एजेंसीज पूरी तरह से एक्टिव है ऑन द ग्राउंड जीरो पे ईरान में जो प्रदर्शन चल रहे हैं। और लेकिन आगे आने वाले समय में जो यूएस की जो मिलिट्री एक्शंस होंगे वो इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई देती है कि ये जो एक्शन होगा वो कोई एरियल अटैक्स के माध्यम से हो सकता है, जैसा कि अमेरिका ने जून में किया था। उसके 3 ठिकानों को अमेरिका ने एक स्पेशल जो ऑपरेशन के माध्यम से, जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स के माध्यम से, GBU-57 बॉम्ब्स के माध्यम से उसके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया था, और तो उसी तरीके का एक एरियल अटैक अमेरिका कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात को अवश्य कहना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डेल्टा फोर्सेस वहां पर कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जरूर अंजाम दे सकती है, जैसा कि आपने वेनेजुएला के संदर्भ में देखा। और जाहिर है कि उसके जो टारगेट पे आयतुल्लाह खामनाई जो सबसे बड़े टारगेट है, और उसके अलावा जो कई जो IRGC के ईरानियन मिलिट्री के जो टॉप कमांडर्स हैं वो उसके टारगेट पे निसंदेह है। और जैसा कि आपने देखा था कि 3 जनवरी 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने MQ-9 रीपर ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ ईरान की जो कुछ फोर्सेस के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को बगदाद में मार गिराया था। तो अमेरिका इस तरीके की जो ऑपरेशन है, जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको अटैक करने के लिए अमेरिका बड़े स्पेशल ऑपरेशंस कर सकता है, लेकिन एक लार्ज स्केल मिलिट्री इंटरवेंशन की संभावना मैं नहीं देखता, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि उसके जो अनुभव अच्छे नहीं रहे।
और चूंकि लार्ज स्केल मिलिट्री एक्शन अगर अमेरिका नहीं लेता है तो ऐसे में इस बात की संभावना इस संदर्भ में भी कम दिखाई देगी कि रशिया और चाइना को सीधा ईरान के सपोर्ट में आएंगे। और जाहिर है कि अमेरिका का जो मुख्य लक्ष्य है और इजराइल का भी मुख्य लक्ष्य है इस इस्लामिक रिजीम को बदलने का, वो वहां के जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसको सपोर्ट करके अमेरिका इसको हासिल करना चाहेगा और उसको अन्य माध्यमों से सपोर्ट करके उसको हासिल करना चाहेगा। तो मेरा और एक बात मैं आपके दर्शकों को अवश्य बताना चाहता हूं कि अमेरिका जब रिजीम चेंज की कार्रवाइयां करता है तो वो उन राष्ट्रों के अंदर के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ अपना अलायंस करके और उनको अपना सपोर्ट प्रोवाइड करके कराता है। जैसे कि मैं आपको तालिबान का एग्जांपल देता हूं। 9/11 के हमले के बाद तालिबान की रिजीम जाहिर है कि अमेरिका के लिए टारगेट नंबर 1 थी और उसको बदलना ही था उसे। लेकिन जो तालिबान के रिजीम को बदलने की प्रक्रिया में अमेरिका ने नॉर्दर्न अलायंस को, जो कि तालिबान का विरोधी गुट था, उसको पूरा सपोर्ट दिया। CIA ने उसको सारे पैसे और हथियार प्रोवाइड कराए और नॉर्दर्न अलायंस ने एक तरफ से चढ़ाई शुरू की और फिर अमेरिका के बॉम्बर्स ने बड़े हमले करना शुरू किए और तालिबान की रिजीम कोलैप्स हो गई। तो उसी तरीके का जो वर्तमान समय का जो प्रोटेस्ट है उसको अमेरिका अपने हितों के लिए, अपने जो रिजीम चेंज का उसका जो टारगेट है उसके लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्हें पूरा सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी ये स्थिति वहां पर दिख रही है अंडरग्राउंड कि अमेरिका और इजराइल उसको पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि चूंकि इसका अगर कोई डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन ईरान में होता है और लार्ज स्केल ऑपरेशन, तो ऐसे में अमेरिका वहां पर एक लंबे समय तक फंस सकता है, जिस तरह का इराक और अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस है। और ये सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में एक तृतीय विश्व युद्ध की तरफ भी विश्व को ले जा सकती है। तो अमेरिका ऐसा नहीं करना चाहेगा और वो अन्य माध्यमों से, एरियल अटैक्स के माध्यम से या स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के माध्यम से ही और पैसे इत्यादि की मदद से और हर तरीके का जो बूस्टअप और सपोर्ट इन प्रदर्शनकारियों को देते हुए वो वहां पर रजीम चेंज को कराने की कोशिश करेगा। तो ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक यूएस की आने वाले समय में ये जो बेस्ट जो ऑप्शंस हैं उसके यही हो सकते हैं। सर, आपने बहुत अहम जानकारी दी। ये कहकर आपने दर्शकों को कहीं ना कहीं थोड़ी जो चिंता बनी हुई थी तीसरे विश्व युद्ध की, इस पर कहीं ना कहीं उन्हें रिलैक्स मिलता जरूर नजर आएगा। आपने ये कह दिया कि हो सकता है कि ये सब कुछ युद्ध की स्थिति बन रही है, लेकिन तीसरा वर्ल्ड वॉर जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं वो नहीं हो सकता। एक बार मैं लौटूंगी शरद कोहली जी के पास, अर्थशास्त्री के तौर पर हमसे जुड़े हुए हैं। सर, ये बताइए, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि देखिए, ईरान की हमने बात कर ली, अन्य देशों की बात कर ली, लेकिन जो ये कर रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, उसके आर्थिक व्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है कि उसके आर्थिक व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका अभी ये बात सामने से कह भी नहीं रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो अगर रियलिस्टिक फैक्ट्स पर हम जाएं तो अमेरिका को कितना ज्यादा खामियाजा इस युद्ध से अगर वो अटैक करता है तो? रियलिस्टिक असेसमेंट इसका, सृष्टि, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, आपका नाम मैं पहले गलत उच्चारण कर गया था। सृष्टि, अमेरिका की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। $38 ट्रिलियन से ऊपर का अमेरिका के ऊपर इस समय लोन है, कर्ज है, और खुद वो स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे में देखिए, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो उसमें पैसा लगता है, तो अमेरिका के ऊपर और एक आर्थिक भार पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात इसमें समझने वाली यह है कि अगर आप ईरान में खामिनाई की सरकार को बाहर करके और अपना कोई नुमाइंदा वहां पर बिठा देते हैं, तो ईरान की जो आम जनता है, करीब 9.5 करोड़ की ईरान की इस समय आबादी है। तो उस 9.5 करोड़ की आबादी के सामने समस्या क्या है? क्या अमेरिका उस समस्या का समाधान ढूंढ पाएगा? उनके सामने समस्या है कि उनकी जो करेंसी है वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, वह महंगाई इस कदर फैल चुकी है। तो क्या अमेरिका ऐसा ऑपरेशन करने के बाद, देखिए, आम आदमी को ये मतलब नहीं है कि खामिनाई चला गया और दूसरा कोई आ गया। आम आदमी को मतलब है कि उसकी जो व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, लोगों के पास, जिनके पास ईरान में सृष्टि पैसे भी हैं, उनके पैसे इस टाइम परचेजिंग पावर उसकी खत्म हो चुकी है। वो पैसे से अपनी रोजमर्रा की जरूरत भी नहीं खरीद पा रहे, इसीलिए लोग सड़कों पर हैं। तो क्या अमेरिका इतनी जल्दी वहां की करेंसी को स्ट्रेंथ दे पाएगा? पहली बात। क्या इतनी जल्दी वहां महंगाई पर लगाम लगवा पाएगा? दूसरी बात। तीसरी बात, क्या अमेरिका ईरान की रियाल जो करेंसी है उसको हटा के वहां पर अपना डॉलर लगा देगा? हमें ये जिम्बाब्वे में, अमेरिका ने तो नहीं किया, पर हमें जिम्बाब्वे में देखने को मिला। तो ये बहुत बड़े सवाल है। केवल मिलिट्री ऑपरेशन करना और केवल खामिनाई को भगा देने से ईरान की समस्या का समाधान नहीं होगा। ये देखना होगा सृष्टि, ये तो एक कदम है। इसके बाद के जो कदम है वो बहुत अहम है, क्योंकि लोगों को
आर्थिक राहत चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, बिल्कुल। लोगों को काम काज चाहिए, लोगों जी। के पास जो जुड़े हुए पैसे हैं उस जुड़े से खरीदारी करना चाहते हैं। ये समस्या का समाधान ट्रंप साहब कैसे निकालेंगे, ये उनको पहले सोच के चलना पड़ेगा। मिलिट्री ऑपरेशन 1-2-3 दिन में शायद समाप्त हो जाएगा, पर उनकी जो बाकी की जिंदगी है वहां के 9.5-10 करोड़ लोगों की, उनका क्या होगा? क्या इसके बारे में अमेरिका ने सोचा है, कोई प्लान बनाया है कि खाली मिलिट्री ऑपरेशन तक वो अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं? क्योंकि लोगों में ऐसा हो जाएगा कि खमेनाई भी चले गए और दूसरी तो रिजीम आई, वो भी कुछ नहीं कर पाई, तो लोगों में हाहाकार मच सकता है और भी ज्यादा हालात वहां पर खराब हो सकते हैं। सृष्टि। ठीक है सर, एक बार मैं जेके बंसल साहब के पास जाना चाहूंगी। सर ये बताइए, अगर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका का अगला स्टेप क्या होगा, बाकी देशों की जो स्थिति है वो फिलहाल क्या बनेगी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या अमेरिका ईरान की सभी ताकतों को नष्ट करने का एक उपाय बना सकता है? क्योंकि देखिए विकल्प तैयार कर रहा है, अमेरिका ने यह भी कह दिया कि हम सेना भेजेंगे, लेकिन क्या फिलहाल एयर स्ट्राइक से बात बन जाएगी? क्या लगता है सर? देखिए, एयर स्ट्राइक से ही करेगा, और ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि हम बूट ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे। हाँ। और सिर्फ जो है ये एयर स्ट्राइक करेंगे। दूसरा, उनके पास में तो इतनी बड़ी फौज है, जो इतने प्रदर्शनकारी वो सारी फौज ही तो है। अब जो है एक बार एयर स्ट्राइक करके उनके जो मिसाइल हैं, जो उनकी IRGC को खत्म कर दिया, तो उनको फौज जब वीक होगी, और वीक होने के बाद ऊपर से हथियार दे दिए, तो वही सब फौजी बन गए। वो फौजी बन के वो करेंगे। दूसरा, स्टारलिंक वहां पे है। और मैं एक चीज यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हालांकि हालात खराब है जो ईरान की जो इकोनॉमी है, बट उसमें क्या होता है कि जो सैंक्शन लगे हुए हैं उसकी वजह से इकोनॉमी खराब है। जब सैंक्शन हट जाएंगे तो इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी। अब क्या हुआ है सीरिया में, सीरिया के ऊपर से जब से ये सारा आए हैं तो उनको बुला लिया अमेरिका में, सारे सैंक्शन हटा दिए। इसी प्रकार से जब वहां सैंक्शन हट जाएंगे और उनके एक इकोनॉमी, वहां पे लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे, अमेरिकन कंपनी आ जाएंगी, वर्ल्ड की सारी कंपनी आएंगी, तो वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट हो जाएगा। वो तो जो है ईरान ने अपने आप खुद पैरों में कुल्हाड़ी मारी हुई है कि वो हुती, हमस और इनको हिजबुल्लाह को अपना सारा पैसा, अपना हथियार देता रहा, और सैंक्शन ऊपर से लगा हुआ था, और जो कुछ किया ही नहीं जनता के लिए। तो ये सब बातें देखते हुए वहां का तो इम्प्रूवमेंट तो होगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन रजा पहलवी को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल कोई वैक्यूम नहीं होगा, रजा पहलवी यहाँ पे आएगा, जिसमें लोगों का उनका विश्वास भी है। वो आने के बाद में यहाँ पे जो है एक ओपन सोसाइटी होगी। होने से थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान के हालात अच्छे हो जाएंगे। जिस तरह की इन्होंने एक जिहादी मानसिकता के साथ में कहा था कि इजराइल को खत्म कर देंगे, और जो वहां पे सबके साथ में खलीफा बनने की बात और न्यूक्लियर वेपन बनाने के चक्कर में इन्होंने जो सैंक्शन लगवाई है, पूरे वर्ल्ड को अगेंस्ट कर लिया आपने। और जहां तक रही थर्ड वर्ल्ड वार, तो होगा नहीं, वो इसलिए नहीं होगा। आप ये देखिए, जो डूम्सडे प्लेन तब निकला था जब रशिया ने अपनी पनडुब्बी भेज दी थी अपने वो बनाने के लिए, बचाने के लिए अपने जहाज को, तब निकला था। तो वर्ल्ड वार की अगर कभी कोई बात होगी तो कन्फ्रंटेशन अगर रशिया के साथ होगा या चाइना के साथ डायरेक्ट होगा, तब तो हो सकता है। ईरान के लिए कोई नहीं आने वाला। सीरिया को कहाँ बचा पाया जो है रशिया, या जो है मदुरो को कौन बचा पाया? इसी प्रकार से ईरान को बचाने कोई नहीं आने वाला। तो वर्ल्ड वार जब तक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अमेरिका का और रशिया का या नहीं होता, चाइना भी इतनी जल्दी सामने नहीं आएगा, तब तक जो है वर्ल्ड वार का कोई कारण नहीं बनता है। ये तो चलते ही रहेंगे चारों तरफ। जो है अमेरिका अपना, जो इन्होंने इतना बजट खर्च किया हुआ है, इनके करीब 80 ठिकाने हैं और 1,75,000 सैनिक इनके ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, बनाए हुए इन्होंने। तो इनका सिस्टम डेवलप हुआ है। तो इनको तो सब कुछ करने की बात, कुछ जो इनका सिस्टम है, और ये अपना रिजीम चेंज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, जल्दी हो जाएगा। बैक टू। ठीक है, एक बार मैं संजय श्रीवास्तव जी के पास लौटना चाहूंगी। संजीव जी ये बताइए, अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की और यहां पर बात करें अमेरिका के एक्शन के बाद, कौन से वो देश है सर? देखिए ईरान के सपोर्ट में तो कई ऐसे देश हो सकता है आगे खड़े हो जाए अमेरिका के खिलाफ जो देश है, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की बात करें, कौन से वो देश हैं जो सामने मुखर होकर आ सकते हैं विद इन दिस वीक? अगर हम इसी हफ्ते की बात करें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आखिरी संदेश है ट्रंप का, मतलब आज या कल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी, 2 दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन ऐसे में कौन से वो देश है जो मुखर होकर सामने आएंगे? देखिए सृष्टि जी, मैं ये स्पष्ट रूप से मैं भी इस बात को मानता हूं कि इस ईरान की इस्लामिक रिजीम यदि कोलैप्स करती है तो इससे ईरान के जो आम लोगों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस इस्लामिक रिजीम के आने के बाद जिस तरीके से वहां पर विशेष रूप से महिलाओं की आजादी छीनी गई, लोगों के ऊपर हर तरीके का सप्रेशन किया गया,
जो लोकतंत्र की के मूल्यों में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं उनको प्रताड़ित किया गया, बिल्कुल उन्हें टॉर्चर किया गया, एलिमिनेट किया गया। और जिस तरीके का वहां पर एक कट्टरवादी जो शासन वहां पर ईरान की इस्लामिक रिजीम ने स्थापित किया, वो ईरान के लोगों के लिए एक बड़े संकट का कारण बना। और ईरान की ये जो इस्लामिक रिजीम का जो न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने का जो उसका लक्ष्य था, उसकी वजह से उसके ऊपर सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं। जाहिर है कि अगर ये रिजीम कोलैप्स करती है तो वो सैंक्शंस हटेंगे और उससे आम लोगों की को जो है विश्व व्यापार उनका बढ़ेगा और आम लोगों को इससे राहत होगी, महिलाओं को आजादी मिलेगी। महिलाएं, अगर आप शाह के समय में या आप देखिए तो वहां पर जो महिलाएं जिस तरीके से स्वतंत्रता के साथ रहती थी, पूरी आबादी, पूरा समाज वहां पे जो स्वतंत्रता की भावना वहां पर थी, उस सारी जो स्थितियों का रिस्टोरेशन होगा और ये महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा होगा। महसा अमीनी को हमने देखा था किस तरीके से वहां की वो तथाकथित मोरालिटी पुलिस जो सारी मॉरल कार्य करने के लिए जानी जाती है, उसने उनकी महसा अमीनी की हत्या कर दी थी। तो ये उसके बाद भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे और उन प्रदर्शनकारियों पर भी ईरान की इस्लामिक रिजीम ने ब्रूटली क्रैक डाउन किया था और उन्हें पब्लिकली हैंग किया गया था, तमाम लोगों पर गोलियों से मारा गया था। और जाहिर है कि पूरे ईरान में इसको एक बहुत ही ब्रूटल सप्रेशन उसका किया था। आज भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी, लेकिन आज की स्थितियां अलग हैं, जैसा कि मैंने आपके पहले के सवाल के जवाब में कहा कि क्योंकि आर्थिक विषय उसमें जुड़ गया है और डीप स्टेट जो एजेंसीज बाहर की अमेरिका और इजराइल की काफी सक्रिय हैं, तो ईरान की इस्लामिक रिजीम चौतरफा घिरी हुई है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है उसने आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। हमास, हिजबुल्लाह, हुती जैसे जो आतंकी संगठन है वो ईरानियन प्रॉक्सीज ही रहे हैं और जाहिर है कि उन संगठनों ने पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में विशेष रूप से इजराइल को टारगेट करते हुए बड़ी तबाही पैदा की। जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर जो हमला किया गया था, हमास ने जो हमला किया था, वो ईरानियन प्रॉक्सी है और उसका लक्ष्य ये था कि इजराइल की जो अरब राष्ट्रों के साथ, सुन्नी अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, उसको ये तोड़ना चाहते थे। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ईरान भी नहीं देखना चाहता था कि किस तरीके से सऊदी अरबिया अब यह रिकॉग्नाइज करने जा रहा है, यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है, बहरीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया। ये ईरान को बिल्कुल भी इस्लामिक रिजीम को पसंद नहीं आ रहा था और जो एक शिया सुन्नी का जो डिवाइड होता है उसको जाहिर है कि ये जो इस्लामिक रिजीम है वो बना के रखना चाहती थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में, पूरे मैं वाइडर रीजन की बात कर रहा हूँ, वहां पर एक जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था, वो फिर से रिस्टोर हो सकता है। यदि इस्लामिक रिजीम कोलैप्स करती है तो फिर से जो हमास भी कमजोर पड़ेगा, हिजबुल्लाह भी कमजोर पड़ेगा, हुती भी कमजोर पड़ेगा और ये जो आतंकवाद की जो समस्या है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में, उसका भी एक बड़ा जो रेजोल्यूशन है, जो ऑक्टोपस का जो सिर है, वो जाहिर है कि ईरान ही है और वो ईरान की इस्लामिक रिजीम है और वो यदि कोलैप्स करती है तो जाहिर है कि ये पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में शांति को स्थापित करने में एक बहुत ही बड़ा और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो कदम है वो साबित होगा, क्योंकि सारा जो सपोर्ट हमास, हिजबुल्लाह, हुती को और जितने भी अन्य आतंकी संगठन हैं जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करते हैं, उनको ईरान के द्वारा ही सपोर्ट दिया जाता था। और ईरान की जो कुछ फोर्सेस हैं वो जाहिर है कि इसी काम में लगी हुई थी। इसी वजह से अमेरिका ने बहुत पहले ही कासिम सुलेमानी को जो है 2020 में ही एलिमिनेट किया था, क्योंकि उसका कुछ फोर्सेस का कार्य यह है कि सारे जितने भी आतंकी संगठन है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन को पैदा करना और ईरान जाहिर है कि अपने न्यूक्लियर वेपन। और एक बात अंत में अवश्य कहना चाहता हूं कि ईरान के द्वारा अमेरिका और इजराइल के बारे में जिस तरीके की बातें कही जाती हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, और होलोकॉस्ट को ईरान की इस्लामिक रिजीम डिनाई करती थी, और साथ ही साथ ये भी कि यदि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो फिर ये जो इजराइल का नाम वो नहीं लेते थे, ज़ायोनिस्ट रिजीम की बातें करते थे। तो जाहिर है कि इजराइल में जो यहूदियों के अंदर इस तरीके का भय था कि यदि इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गया, इस रिजीम के पास, तो फिर ये 90 लाख की आबादी वाला इजराइल फिर से उसी समय में जा सकता है जैसा कि हिटलर की सोच हुआ करती थी। जिस तरह से हिटलर ने प्रताड़ित किया था, ये तो पूरे अस्तित्व को ही समाप्त कर सकता है। तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के इजराइल की जो शंकाएं हैं वो अपनी जगह बिल्कुल वाजिब हैं, और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं हमेशा से, और सिर्फ ट्रंप प्रशासन की बात नहीं है। यदि आप देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन या बुश एडमिनिस्ट्रेशन, सभी इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो किसी भी कीमत पे ईरान की इस्लामिक रिजीम को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने देंगे, और उसके लिए वो अमेरिका कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है हमेशा। आपने देखा किस तरीके से 3 उनके न्यूक्लियर ठिकानों को 15 साल पीछे ढकेल दिया गया। तो ये जो पूरी अमेरिका और इजराइल का जो आज सपोर्ट मिल रहा है,
इन प्रदर्शनकारियों को, उसके पीछे भी जो ईरान की इस्लामिक रिजीम की उनके प्रति, अमेरिका और इजराइल के प्रति जो बैर भाव ही नहीं बल्कि घृणा की भी जो भावना दिखती थी, उसकी वजह से भी आज अमेरिका और इजराइल इस तरीके से संकल्पबद्ध नजर आते हैं कि इस्लामिक रिजीम को बदला जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि अब आगे आने वाले कुछ दिन बड़े ही क्रिटिकल हैं, लेकिन यदि ये रिजीम कोलैप्स करती है तो ये ईरान के लोगों के लिए भी और पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए भी एक अच्छा और सकारात्मक डेवलपमेंट होगा, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। सर, आपने सबसे अच्छी जानकारी तो ये दी कि इससे आतंक का खात्मा हो सकता है। देखिए, युद्ध तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन इससे आतंक का खात्मा हो सकता है, हमास जैसे आतंकी संगठन का। एक बार मैं लौटना चाहूंगी जेके बंसल साहब के पास। सर, ये बताइए, अगर हम बात करें तो युद्ध में खर्चे पर क्या सिस्टम के टूटने यहां पर तय हैं? अगर हम बात करें अमेरिका, ईरान, अब देखिए खर्च उठाने को तैयार हैं, लेकिन सिस्टम भी तो टूटेगा ना। तो ऐसे में कौन कौन से वो देश हैं सर, आपको क्या लगता है कि सबसे पहले जिसकी आर्थिक स्थिति पर सबसे इसका व्यापक असर होगा अमेरिका के अलावा? देखिए, मैंने बताया अमेरिका का ऊपर में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना डिफेंस बजट रखा हुआ है। $9 बिलियन या $1 ट्रिलियन बहुत बहुत बड़ा बजट होता है कि उन्होंने रखा हुआ है, तो इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बल्कि उनकी तो मजबूत हो जाएगी। अभी पूरा तेल का कंट्रोल जो है, पूरा बिजनेस जो इजराइल ईरान का, वो जो पहले से प्लानिंग रखते हैं वो उस पर अपना कब्जा कर लेंगे। जहाँ तक है, इजराइल को काफी खामियाजा हुआ है इस लड़ाई के दौरान में, उनकी इकोनॉमी जरूर बैकवर्ड हुई है। और जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान की जब ये रिजीम चली जाएगी तो उनका तो अभी भी कुछ जो है बजट या उनकी इकोनॉमी स्थिति तो इस समय भी खराब है और अच्छी हो जाएगी। और जैसा बताया है संजीव श्रीवास्तव जी ने, जी। जो उधम मचाया हुआ था, अब आप देखिए जितने भी ये हुती ने जो लाल सागर के अंदर में कितना व्यापार को खराब किया हुआ था, पूरे वर्ल्ड को जो किया था, हमास ने क्या किया, हिजबुल्लाह ने क्या किया। तो इस प्रकार से ये का अंत होगा। और तो और आप ये देखिए, हमास के जितने भी ये जो आतंकी हैं, ये तो पीओके तक में आके इन्होंने जो है पाकिस्तान के आईएसआई बिल्कुल बात किया है। तो ये एक अंत होएगा, एक काफी हद तक कम आएगा। और जो एक ईरान की जो रिजीम की जो पॉलिसी थी, जो आतंकवाद फैलाने की या प्रॉक्सी वार की, उसमें काफी कमी आएगी। तो उससे काफी अच्छा हो जाएगा एक बारी अगर रिजीम चली जाती है। और इसका जाना अब तय है। और वहाँ मिडिल ईस्ट में बहुत दिन से जो अमेरिका इजराइल इसके लिए सोच रहे हैं, कोई आज का नहीं है, इन्होंने बहुत पहले से ये प्लान किया हुआ था कि हम रिजीम चेंज करेंगे। और रिजीम चेंज करने में पहले इरादा ये भी था, जो डिफरेंट फैक्शन ग्रुप है वहाँ, जो मिलिटेंट है, उनको तैयार किया जाए डिफरेंट जगह से, उसमें एक उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए। लेकिन डिसइंटीग्रेट करने के बजाय जो यहाँ की आम जनता है वही अभी सड़कों पे आ गई है। तो अभी देखिए जरा, अब स्टारलिंक यहाँ पे जो है वो अपना इंटरनेट दे देगा, अमेरिका और इजराइल हथियार दे देंगे। तो अब ये बूट ऑन ग्राउंड पे डालने की तो जरूरत है ही नहीं, एयर स्ट्राइक करके खत्म कर दिया जाएगा। तो जल्दी अभी मेरे ख्याल से विद इन ए वीक और सो ये कोलैप्स हो जाएगी और यहाँ पर जो है ये इस्लामिक जो रिजीम है इसका अंत हो जाएगा। और यहाँ एक ओपन सोसाइटी, और पहलवी का राज हुआ। पहलवी ने तो बोल दिया, पहलवी ने, कि मैं जल्दी आपके पास में आ रहा हूँ, उनको हौसला दे रहे हैं, उधर से बात करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बाकी जो यूरोपियन कंट्री हैं वो भी इनके अगेंस्ट हैं। हालांकि आपस में नाटो की और अमेरिका की नहीं बन रही, पर इस मुद्दे पर वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहा कोई भी। और रहा चीन, तो अपना फायदा देखता है, चीन का कोई फायदा ही नहीं है। वो तो हथियार बिकेंगे तो आएगा। रशिया के तो हालात खराब है, और रशिया इनको इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट करता था कि ड्रोन दिए थे ईरान ने उस समय तो, लेकिन अभी कुछ इनको सपोर्ट वगैरह कुछ मिलने वाली नहीं है और ये खत्म हो जाएगा इस्लाम। सर, आपने बहुत अहम जानकारी दी है रशिया को लेकर, क्योंकि देखिए तमाम यहाँ पर जो जनता है, जो दर्शक हैं, वो रूस को बहुत बड़ा यहाँ पर एक विकल्प के तौर पर देखते हैं अगर हम बात करें। और आपने सर बहुत अहम जानकारी ये दी कि कहीं ना कहीं रशिया भी उतना ताकतवर नहीं है। और अब एक बार हम एक सवाल लेंगे संजीव श्रीवास्तव सर से। सर, ये बताइए, अगर हम विदेश नीति की इसमें बात करें तो अमेरिका ऐसे रूल्स तोड़ता नजर तो आ रहा है, और ट्रंप भी ऐसी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। ट्रंप को जिद्दी शासक कहा जा रहा है, उनकी कुंडली निकाली जा रही है। ट्रंप को आखिर ये हुआ क्या है? तो ऐसे में सर क्या लगता है, ट्रंप आगे बैकआउट करने वाले हैं? क्योंकि देखिए, जैसा जेके बंसल साहब बता रहे थे कि युद्ध की वैसी स्थिति नहीं है स्थिति, बट उतनी व्यापक नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। तो आपसे मैं एक बार सर समझना चाहूंगी कि अगर ट्रंप की हम स्थितियों पर बात करें तो क्या आगे मूव फॉरवर्ड या बैकआउट, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कुछ नीतियां जो पहले के कार्यकाल में रही,
जी और सर। उसको जरूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और वो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि जो एक नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अब्राहम एकॉर्ड्स को जो साइन कराया गया था 2020 में, जिसमें कि ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में संवाद की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जी और सर। इजराइल की जो अरब राष्ट्रों के साथ बातचीत चल रही थी, और एक एक करके जो अरब के जो राष्ट्र थे, जो सुन्नी बहुल राष्ट्र थे, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करते जा रहे थे। और ये जो पीस प्रोसेस चल रहा था, उसका परिणाम ये हुआ था कि I2U2 नामक एक इनिशिएटिव सामने आया था, जिसमें कि भारत, यूएई, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल थे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनिशिएटिव सामने आया था G20 के समय में, वो भी अब्राहम एकॉर्ड्स का ही एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम था। तो लेकिन जो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला 7 अक्टूबर को किया, वो जाहिर है कि वो उस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को तोड़ने के लिए किया गया था। और हालांकि सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन ये पूरा जो सिचुएशन थी वो लार्जली ईरानियन बैक थी, क्योंकि हमेशा ये जो हमास है वो ईरानियन प्रॉक्सी ही है, और वो उसने इस तरीके के हमले किए। बाद में हिजबुल्लाह और हुती ने भी हमले किए। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अब्राहम एकॉर्ड्स की उनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अब मैं आता हूँ वेनेजुएला में जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है, मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की जो टेंडेंसीज अमेरिका के अपने जो वैल्यूज जो जिसकी की बातें वो करते हैं कि एक किसी भी राष्ट्र की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सम्मान दिया जाना चाहिए। जी सर। आतंकवाद और अतिवाद एक अलग विषय है। आतंकवाद और अतिवाद के ऊपर देखिए जीरो टॉलरेंस का अप्रोच होना चाहिए। और आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में जहां कहीं भी अगर इन नीतियों को बदलने की आवश्यकता है, वहां पर विश्व की शक्तियों को ऐसा करने के लिए पूरा अपना प्रयास भी करना चाहिए, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं। लेकिन किसी भी राष्ट्र की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसके जो रिसोर्सेस हैं, उसके ऊपर उन राष्ट्र की जनता ही तय करना चाहिए कि उसका क्या होगा। और इस तरीके की जो सोच है, जिसमें कि वेनेजुएला के ऊपर एक उनके ऑयल के रिसोर्सेज पर जिस तरीके से अमेरिका अपने एक तरह से अपना लिया है, वो ग्रैंड को भी अपने टेरिटरी का पार्ट बनाना चाहते हैं, कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको को भी वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। और फिर उसके बाद वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना कहते हैं कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो इसी तरीके से अगर अन्य राष्ट्र भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के आधार पर चलने लगे, तो फिर जाहिर है कि ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में डाल सकता है विश्व को। तो ये जो टेंडेंसीज हैं, मैं इसको बिल्कुल भी गलत मैं मानता हूं कि अमेरिका का जो स्टेप वेनेजुएला के संदर्भ में लिया गया है, या ग्रीनलैंड के प्रति वो अप्रोच जो दिखा रहे हैं, वो विश्व के जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के विरुद्ध है। और इसके की प्रवृत्तियों से अमेरिका को बचना चाहिए। अमेरिका जो कि लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का कस्टोडियन होने का दावा करता है, वो अपनी छवि के विरुद्ध जाकर के इस तरह के कार्य न करे तो ज्यादा अच्छा होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका ने अपनी जो छवि है, जो पूरे विश्व में जिस तरीके की बनाई है, उसके विपरीत जाकर के अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ स्टेप लेंगे और फर्दर स्टेप लेंगे, ऑलरेडी उन्होंने राष्ट्रपति मादुरो को कैप्चर कर लिया है, उनकी धर्मपत्नी को भी वहां से उठा लिया, और इस तरीके का एक्शन अमेरिका से अपेक्षित नहीं है। और जाहिर है कि अमेरिका को एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को सम्मान देना होगा, और तभी जाकर के वो चाइना से लड़ाई लड़ सकता है, तभी जाकर के वो रशिया को की आलोचना कर सकता है कि रशिया ने क्यों ऐसा किया जो रशिया ने यूक्रेन में किया। अदरवाइज अगर इसी तरीके से महाशक्तियां रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने लगे और पूरे विश्व को अपने एक कॉलोनियल इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट के साथ रन करने लगे, तो ऐसे में तो पूरे विश्व की व्यवस्था एक दिन नहीं आगे बढ़ सकती। और ये नाभिकीय हथियारों के जखीरों पर बैठी हुई दुनिया किसी महाविभीषिका में जा सकती है, किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर में जा सकती है। इस तरीके की इस तरीके के जो स्टेप डोनाल्ड ट्रंप उठा रहे हैं, उनसे बचना होगा। लेकिन जैसा कि मैं फिर से कहूंगा कि ईरान के संदर्भ में और मिडिल ईस्ट के संदर्भ में उन्होंने कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, और उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और देखिए, मैं अंत में इस बात को कहना अवश्य चाहता हूं कि यदि मिडिल ईस्ट रीजन में जो नॉर्मलाइजेशन की, जो एक डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस की, जिसमें ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में जो बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई थी, यदि वो बैक ऑन ट्रैक होती है, और उस प्रक्रिया में चाहे इस्लामिक रिजीम जो यहाँ की ईरान की वो कोलैप्स करती है, और उसके बाद जो रिजीम आती है, उसके बाद इजराइल की और अरब राष्ट्रों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू होती है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जो आतंकी हैं वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को करना चाहते हैं, और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का जो सबसे बड़ा जवाब है वो है डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन। आतंकियों के साथ तो जीरो टॉलरेंस का अप्रोच होना चाहिए, अतिवादियों के साथ भी जीरो टॉलरेंस का अप्रोच होना चाहिए। लेकिन जो सिविलाइजेशंस हैं, जो विश्व के बड़ी सभ्यताएं हैं, उनके बीच में संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना आज की नितांत आवश्यकता है।
और ये यदि ऐसा होता है, यदि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ती है, संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो मैं ये मानता हूं कि आतंकियों की ये सबसे बड़ी हार होगी। ये जो आतंक और विभाजनकारी शक्तियां हैं, अतिवादी शक्तियां हैं, आतंकी शक्तियां हैं, इनकी सबसे बड़ी हार तभी होगी कि जब सभ्यताएं आपस में संवाद करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का इस इनिशिएटिव को जरूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए। युद्ध की पूरी स्थिति पूरी दुनिया में अब वो बना चुके हैं। एक बार मैं लौटना चाहूंगी और फिर से जेके बंसल सर के पास। सर ये बताइए, हमने तमाम दुनिया की बात कर ली, लेकिन अब हम भारत की बात करें सर, तो क्या विश्व युद्ध की जो स्थिति बन रही है, हालांकि होगी नहीं ऐसा आप दोनों का कहना है, मानना है, और ये भी आप कह रहे हैं कि ट्रंप की जो ये जिद है वो पीछे होनी चाहिए, लेकिन अगर हम देश के बारे में समझना चाहें सर, तो क्या आपको लगता है कि साइबर अटैक से भारत पर बहुत गहरा असर होगा, और भारत कैसे अपनी रक्षा करे इस युद्ध की स्थिति से? सर बताइए। देखिए, भारत जो है तटस्थ है और वो बड़े केयरफुली हर चीज को देख रहा है, अपने डिफेंस को बढ़ा रहा है, और हमारी साइबर सुरक्षा बहुत स्ट्रांग है। हमारी साइबर सिक्योरिटी, हमारी स्पेस सिक्योरिटी, हमारी डिफेंस सिक्योरिटी, ये सारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे पास में बेस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो साइबर अटैक की कोई बात ऐसी होती नहीं। और भारत अब किसी की कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ ही नहीं है, तो इस तरह का कोई भी जो है सबके साथ में अच्छे रिश्ते बना के रखता है। हालांकि देखिए, भारत का ट्रेड डील जो है अमेरिका के साथ नहीं हुआ, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक चल रहा है वो सर, जो बहुत भारत माफी में चाहूंगी सर, बहुत माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।